students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of nasogastric tube feeding. अब तक की क्लासों के अंदर हमने ये देखा है कि nasogastric tube feeding होती क्या है, nasogastric tube कब इंसर्शन करनी है, कौन कौन से उसके पर्पजेज हैं, कौन कौन से उसके इंडिकेशन है, nasogastric tube के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने नेजोगेस्टिक ट्यूब के टाइप देखे। उसके बाद हमने देखा कि नेजोगेस्टिक ट्यूब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, पेशेंट को नेजोगेस्टिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, उस समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। उसके बाद हमारा जो क्लास 3 सेकंड वन क्लास थी हमारी नेजोगेस्टिक ट्यूब इंटुबेशन की, वो ये थी कि नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग कैसे करनी है। ठीक है, नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग का क्या रोल है, कैसे करनी है, कितने टाइप की फीडिंग होती है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग द नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग। अब तक हमने ये सब कुछ स्टडी कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दोनों क्लासों में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेजोगेस्टिक ट्यूब इंट्यूबेशन। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग। अब नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग। नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग के द्वारा नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग के अंदर 4 कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली देखे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है एस्पिरेशन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड क्लॉग्ड ट्यूब। ठीक है, एस्पिरेशन का मतलब है एस्पिरेटरी एस्पिरेशन का रिस्क रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा फीडिंग दे देते हो, एक साथ भी बोलस फीडिंग दे दी, उसके बाद आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में कर दिया। मैंने कल बताया था, कल की क्लास के अंदर मैंने ये बताया था कि जब भी आप पेशेंट को बोलस फीडिंग दे रहे हो, उसके बोलस फीडिंग देने के बाद आधे घंटे तक हमें सेमी फाउलस पोजीशन है पेशेंट की मेंटेन रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि बैक फ्लो, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट का बैक फ्लो होता है तो सीधा एस्पिरेशन का रिस्क है, उसकी वजह से एस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है कि रेस्पिरेटरी अदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है डायरिया। अगर हम जो भी नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग के द्वारा जो भी फीडिंग दे रहे हैं, अगर हम उस फीडिंग को बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लो रेट से देंगे, हाई फ्लो रेट से अगर वो फीडिंग हम इन्फ्यूज करेंगे स्टमक के अंदर, तो क्या होगा? गैस्ट्रिक जो स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन स्टिमुलेशन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, हो सकता है कि पेशेंट को डायरिया हो जाए। वॉमिटिंग, एक्सेसिव फीडिंग अगर इन्फ्यूज कर देंगे तो उसकी वजह से वॉमिटिंग होने के चांसेज हैं। क्लॉग्ड ट्यूब, मान लीजिए आपने फीडिंग दे दी लेकिन फीडिंग देने के बाद आपने ट्यूब को क्लीन नहीं किया, या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट की वजह से जो कंटेंट आपके थे वो ऐसे थे कि उसने क्या किया, ट्यूब को जाकर के ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है वो अराइज हो सकते हैं। आइए वन बाय वन इन कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, अगर मान लीजिए एस्पिरेशन का रिस्क है तो हमें क्या करना होगा? एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी जब भी हम नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं पेशेंट को? तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जब भी हम फीडिंग देने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट की जो ट्यूब है, नेजोगेस्टिक ट्यूब है, उसके प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट का जो ट्यूब है वो सही प्लेस पर है कि नहीं है, तो मतलब प्लेसमेंट चेक करना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है? रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 250 ml से ज़्यादा है, ठीक है, 250 ml या 250 ml से ज़्यादा, तो हमें क्या करना है? सर्जन को, जो भी फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसे हमें क्या करना है? नोटिफाई करना है। ठीक है, लेकिन अगर 100 ml या 100 ml से कम है तो हम क्या कर सकते हैं? जो नेजोगेस्टिक ट्यूब उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम पेशेंट का नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो जहाँ तक पॉसिबल हो, मान लीजिए हमारा पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें क्या करना है? हाई फाउलस पोजीशन में पेशेंट को रखना है, उसके बाद ही फीडिंग देंगे ताकि एस्पिरेशन का रिस्क वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? एक सेमी फाउलस पोजीशन मेंटेन रखेंगे काफ़ी टाइम तक, कुछ समय के लिए हमें सेमी फाउलस पोजीशन मेंटेन रखनी है, जब ताकि पेशेंट के अंदर बैकफ्लो गैस्ट्रिक कंटेंट वो ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद है कि मान लीजिए एस्पिरेशन हो गया, सारे जुगाड़ कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी पेशेंट को किसी भी तरीके से एस्पिरेशन हो गया। अब अगर एस्पिरेशन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? हमें करना है, क्या करना है? सबसे पहले सक्शन करना है। ठीक है, जो भी ओरल कंटेंट है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, उनको हमें क्या करना है? सक्शन करना है, ताकि ट्रेकिया के अंदर जाने से हम उनको रोक सकें। उसके बाद हमें पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को क्या करना है? मॉनिटर करके रखना है कि पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स, रेस्पिरेशन, सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो डिप तो नहीं हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर फॉल तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट हमें ये देखना है पेशेंट के बाइलेटरल लंग साउंड्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एस्पिरेशन होगा तो न्यूमोनिया होगा, न्यूमोनिया में कैसे लंग साउंड्स आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नॉर्मली न्यूमोनिया के अंदर जो लंग साउंड्स आते हैं, क्रेकल्स लंग साउंड आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे करवा के हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर एस्पिरेशन हुआ है। एक्सरे के अंदर आपको फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली डार्क कलर के अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट वन है, उसके बाद हमें क्या करना है? क्लाइंट का, हमारा जो पेशेंट है उसका हमें क्या करना है? टेम्परेचर मॉनिटर करके रखना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि एस्पिरेटरी निमोनिया अराइज हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि निमोनिया जैसे होगा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे
और उन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के थ्रू क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर है वो एलिवेटेड हो जाता है। तो ये सारे इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, जो कि हमें कब करने हैं, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को एस्पिरेशन होता है तो। बट हमारी मेन यही कोशिश रहेगी जब भी हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो कि एस्पिरेशन है वो ना हो। उसके लिए हमें हाई फाउलर पोजीशन मेंटेन रखनी है। साथ ही साथ हमें जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उनमें सेमी फाउलर्स रखेंगे, बेड के हेड एंड को हम एलिवेट रखेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम का हम ध्यान रखेंगे। 250 ml या उससे ज़्यादा है तो डॉक्टर को बताएंगे, और अगर 100 ml या 100 ml से कम है तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्यूज़ कर देंगे। और हमेशा जब भी फीडिंग दे रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करना है। नेक्स्ट वन है डायरिया, ठीक है। डायरिया क्यों हो जाता है, देख लीजिए कि डायरिया क्यों हो जाता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। मान लीजिए आपके पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए क्या हो जाता है, पेशेंट को डायरिया हो जाता है। जैसे ही लैक्टोज कंटेनिंग फूड आप पेशेंट को इन्फ्यूज करोगे वाया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिससे क्या होगा, लैक्टोज है वो उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं होंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की वजह से क्या होगा, जो भी लैक्टोज कंटेनिंग फूड है वो जो स्टूल के साथ पास आउट हो जाएंगे। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जब भी मान लीजिए किसी पेशेंट को डायरिया हो गया तो हमें क्या करना है, हाई फाइबर डाइट का यूज़ करना। हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर्स है वो ज़्यादा हो, ताकि वो क्या कर सके, डायरिया को रोक सके। और जब भी हम पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं उस समय क्या करना है, हमें जो भी फीडिंग है उसको स्लो रेट से इन्फ्यूज़ करना है। फीडिंग है वो बहुत ही स्लो रेट से देनी है। मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास के अंदर, कि फ्लूइड फीडिंग है उसको हमें प्लंजर से सिरिंज को पुश नहीं करना है। नॉर्मली हमें उसको हेड की हाइट से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है, जिससे क्या होगा, ग्रेविटी के साथ वो आपकी जो फीडिंग थी वो पेशेंट के स्टमक के अंदर इन्फ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग क्यों हो सकती है, तो वॉमिटिंग हो जाती है इसलिए हो सकती है कि हो सकता है आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीडिंग आपने एक साथ इन्फ्यूज कर दी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट आपने क्या किया, आपने सोचा कि कुछ टाइम के लिए हम भी रेस्ट करते हैं, इसलिए आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट पेशेंट को एक साथ ही दे दिया। वैसा कभी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जितना रिक्वायर्ड है, जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है उतना ही करना है। क्यों, क्योंकि एस्पिरेशन न्यूमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट वॉमिटिंग करेगा तो हो सकता है पेशेंट एस्पिरेट कर जाए। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी फीडिंग हम दे रहे हैं उसको बहुत ही स्लो रेट से देनी है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो बोलस फीडिंग अगर हम दे रहे हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट को बोलस फीडिंग का मतलब क्या था, जो 3 से 6 घंटे की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट थी वो हम पेशेंट को एक साथ ही इन्फ्यूज करेंगे वाया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द स्टमक। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जब बोलस फीडिंग दे रहे हैं तो बोलस फीडिंग है उसको हमें क्या करना है, 30 मिनट तक चलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में सारी बोलस फीडिंग, आप जितनी बोलस फीडिंग थी 3 से 6 घंटे की, उसको आपने 5 मिनट में पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। उसको 30 मिनट तक हमें धीरे धीरे इन्फ्यूज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ को चेक करना है, ठीक है। एब्डोमिनल गर्थ कहाँ से, किस लेवल से चेक की जाती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन सी कंडीशंस के अंदर एब्डोमिनल गर्थ है उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन है कि फीडिंग ट्यूब, जो फीडिंग ट्यूब है, जो हमारा कंटेनर है, फीडिंग कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर को हमें खाली नहीं होने देना है। खाली नहीं होने देने का मतलब है कि उसके अंदर ऐसा नहीं कि पूरा खाली हो गया और एनजी ट्यूब के अंदर एयर चली गई है, ठीक है। उसको खाली नहीं होने देना, उसको उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो डाइट, जो फ्लूइड है, या जो हमारी जो सॉल्यूशन था, जो भी हम इन्फ्यूज कर रहे थे, वो हमें थोड़ा सा रखना है, ताकि पेशेंट की नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर क्या नहीं जाएगी, एयर नहीं जाएगी। एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा, आपका स्टमक का वो एनलार्ज नहीं होगा। अब स्टमक है, मान लीजिए एयर जा रही है तो स्टमक फूड के साथ साथ, फीडिंग के साथ साथ वो क्या हुआ, एयर की वजह से भी एनलार्ज हो गया। जैसे ही पेशेंट इंस्पिरेशन एक्सेलेशन करेगा तो क्या होगा, उसमें भी उसको दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एब्डोमिनल गर्थ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट जैसा ही मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, स्टमक कंप्रेस होगा, कंप्रेस होते ही क्या होगा, जो भी कंटेंट है उनको वोमिटिंग के थ्रू वो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, फीडिंग कंटेनर को कंप्लीटली खाली नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी हम किसी पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को जो भी फीडिंग दे रहे हैं वो फीडिंग हमें कब, रूम टेम्परेचर पे देनी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हो सकता है बर्न की रिस्क है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग उसको इन्फ्यूज करना है। नेक्स्ट है हेड एंड। जब भी आप पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हो तो मैंने बता दिया, बहुत बार बताया मैंने इसी क्लास के अंदर, कि हमें अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें क्या करना है, हाई फाउलर्स पोजीशन को मेंटेन रखना। और अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें बेड के हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेट
करना है। और अगर फिर भी अगर पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को एंटी इमेटिक्स एडमिनिस्टर करनी है। एंटी इमेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये जो कमेंट सेक्शन में बताने का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप अटेंटिव होकर के मेरी क्लासों को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। आप मेरी क्लासों को अटेंटिव होकर के अटेंड कर रहे हो। अगर आप अटेंटिव होकर मेरी क्लासों को अटेंड करोगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एंटीमेटिक्स क्या होती है और कौन सी कंडीशंस के अंदर इनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्लॉग्ड ट्यूब, ठीक है। तो क्लॉग्ड ट्यूब का मतलब ये होता है कि हमारे ट्यूब के अंदर कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि फूड पार्टिकल्स थे वो भर भर के उसमें क्या हो गए, जमा हो गए। हमने क्या किया, फीडिंग देते रहे, लेकिन हमने क्या नहीं किया, ट्यूब को क्लीन नहीं किया। अब ट्यूब को आपने क्लीन नहीं किया तो क्या होगा, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे, जम जाएंगे ट्यूब के अंदर, ठीक है। इतनी बड़ी ट्यूब है, देखिएगा डायग्राम के अंदर देखिएगा, इतनी बड़ी ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ जाकर के ट्यूब खाली होगी, ठीक है। हो सकता है ट्यूब को आपने यहीं ब्लॉक हो गई, ठीक है। हमने कोई ऐसा फूड पार्टिकल या फीडिंग दी जिसकी वजह से जो फीडिंग थी वो इस ट्यूब में ही जमा हो गई, जम गई, और हमने ट्यूब को क्लीन नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि जो फीडिंग देने से पहले 30 से 50 ml नॉर्मल सलाइन और फीडिंग देने के बाद 30 से 50 ml नॉर्मल सलाइन या जो वाटर है उसका यूज़ करके हमें क्या करना है, ट्यूब को फ्लश करके रखना है। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 30 से 50 ml जब भी हम फीडिंग देंगे, ठीक है, और फीडिंग देने के बाद हमें क्या करना है, 30 से 50 ml नॉर्मल सलाइन या वाटर का यूज़ करते हुए ट्यूब को क्लीन करना है, ताकि ट्यूब वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। और हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड डाइट या लिक्विड मेडिकेशंस का ही यूज करेंगे जब भी हम पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंटरफीडिंग या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक जो जिनका इन कंटेंट की वजह से फ़ायदा हो सके, जिनकी प्रिपरेशन उसको हेल्प एनलार्ज हो सके, हेल्प हो सके, उससे आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द पेशेंट वॉमिटिंग stop the tube feeding and place the patient in sideline position, suction the patient एज पर needed, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए आपका पेशेंट है वो क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फीडिंग दे रहे थे और पेशेंट को क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग होते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्यूब फीडिंग को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद हमें पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देनी है। साइडलाइन पोजीशन क्यों देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। साइडलाइन पोजीशन देनी है पेशेंट को, तो साइडलाइन पोजीशन है वो इसलिए देंगे ताकि पेशेंट है वो एस्पिरेशन, जो वॉमिटस था उसको एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। और उस वॉमिटस को हमें क्या करना है, सक्शन कर देना है, ताकि वो जो हमारा ओरल कैविटी है वो क्लियर हो जाए, एयरवे वो पेटेंट रहे, ठीक है, और एस्पिरेशन के रिस्क वो कम हो जाए। तो इसका मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि जब भी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो सबसे पहले हमें फीडिंग को स्टॉप करना है, उसके बाद हमें पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देनी है, ठीक है। साइडलाइन पोजीशन देने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट की ओरल कैविटी को हमें क्या कर देना है, सक्शन कर देना है, ताकि जो भी ओरल कैविटी के अंदर जो वॉमिटस एक्यूमुलेटेड हुआ था, ठीक है, वॉमिटिंग की वजह से, वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा क्लीन हो जाए। नेक्स्ट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू जब भी हम किसी मेडिकेशन को दे रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के थ्रू, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हमें मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज के पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर डिस्कस नहीं किया जाएगा, मैं जो भी कंटेंट दूंगा वो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को फोकस रखते हुए वो कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ पूरे प्रोसीजर के लिए आप बुक्स रेफर कीजिए, और अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए है तो आप ये चैनल पे देख सकते हैं। ये जो चैनल है वो नॉर्मली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो एग्जामिनेशन होती है उनको फोकस रखते हुए कंटेंट डिलीवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मान लीजिए आप किसी पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के थ्रू क्या कर रहे हो, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, मेडिकेशन एडमिनिस्टर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी किसी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखे देखेंगे कि भाई डॉक्टर ने लिखा तो है क्या, ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो एनजी ट्यूब के थ्रू हमें देनी है कि नहीं देनी, वो लिखा तो है क्या, हमें क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मेडिकेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। कोई मेडिकेशन थी उसको क्या किया गया, डाइल्यूट क्रश करके उसके बाद ही इसमें नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि जो मेडिकेशन दे रहे हैं क्या उस मेडिकेशन को हम क्रश कर सकते हैं,
ठीक है, क्या उस मेडिकेशन को तोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको पाउडर बना करके उसको डाइल्यूट कर सकते हैं पानी के अंदर, या तो जो भी कैप्सूल है उसको हम ओपन करके खोल के पाउडर के बना करके या फिर पाउडर के फॉर्म में उसको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ठीक है, डाइल्यूट करके वाटर के अंदर या डिस्टिल वाटर के अंदर हम डाइल्यूट करके दे सकते हैं नहीं, ये हमें देखना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब भी कोई मेडिकेशन हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के थ्रू नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू एडमिशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 15 से 30 ml वाटर के अंदर हमें क्या करना है, उसको डाइल्यूट कर लेना है, अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट मेडिकेशन डालोगे, पाउडर डालोगे, तो हो सकता है वो पूरा सिरिंज में रह जाए या फिर ट्यूब के अंदर ही रह जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, 15 से 30 ml वाटर के अंदर हम जो भी टैबलेट या जो भी कैप्सूल है उसको हमें क्या करना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है। उसके बाद हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पेशेंट को बताना है, ताकि पेशेंट एंजियस ना हो, पेशेंट को पता रहे कि मेरे साथ ये होने वाला है, अभी मेरे को ये फीडिंग या मेडिकेशन दी जाएगी, तो हम पेशेंट कोऑपरेट करेगा। साथ के साथ हमें क्या करना है, एक्सपायरी डेट वगैरह हमें पहले ही देख करके रखनी है ताकि एरर होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट है कि जब भी हम जो भी हम नेजोगेस्ट्रिक चाहे फीडिंग दे रहे हैं चाहे मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इन्फ्यूज करने से पहले हमारा जो मेन गोल होगा वो क्या होगा, हमें ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करना है। अगर ट्यूब का प्लेसमेंट ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले भी हमें क्या करना है, 30 से 50 ml पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, या नॉर्मल सेलाइन के साथ हम क्या करेंगे, ट्यूब को फ्लश करेंगे ताकि ट्यूब पूरी क्लियर हो जाए, उसमें कोई हल्का फुल्का ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, सिरिंज के अंदर मेडिकेशन को पोर कर देंगे, ठीक है। जब भी हम सिरिंज के अंदर मेडिकेशन को पोर कर रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, जो सिरिंज है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पर कोई सिरिंज है, ठीक है, यहाँ पर कोई सिरिंज है तो ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को हम क्या करेंगे, हल्का सा पिंच कर लेंगे। उसके बाद सिरिंज होगी, उस सिरिंज के अंदर हम क्या करेंगे, मेडिकेशन को इन्फ्यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पिंच को रिलीज कर देंगे ताकि एयर एंट्री है, जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू स्टमक के अंदर एयर की एंट्री है, उसको हम क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। और हमें जब हम जो पिंच है उसको रिलीज कर रहे हैं, ट्यूब को जो पिंच हमने मोड़ रखा था उसको हम रिलीज कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी के थ्रू वो मेडिकेशन क्या होगी, स्टमक के अंदर इन्फ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट है जो मेडिकेशन आपने एडमिनिस्टर की थी, उस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से 30 से 50 ml पानी के साथ या नॉर्मल सलाइन के साथ हम क्या करेंगे, ट्यूब को फ्लश करके रखेंगे ताकि फ्लश करने से इससे क्या होगा, ट्यूब वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगी। अगर उसमें कोई मेडिकेशन किसी भी सतह के ऊपर या किसी भी सतह के ऊपर चिपकी थी, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई मेडिकेशन दी लेकिन वो मेडिकेशन क्या हुई, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वो क्या होगी, मेडिकेशन होगी, वो क्या होगी, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के ऊपर ही अडेयर हो गई, चिपक गई, ठीक है। अब आप 30 से 50 ml पानी डालोगे तो वो क्या होगा, वो जो मेडिकेशन थी वो क्या होगी, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के सतह से हटके सीधा स्टमक के अंदर चली जाएगी। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने जो डोज दिया है उस कंप्लीट डोज पेशेंट, वो जो आपने डोज एडमिनिस्टर की है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, वो डोज कंप्लीटली पेशेंट को मिलेगी और उसका कंप्लीटली इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने डोज तो पूरी कैलकुलेट करके लेके आए थे, लेकिन क्या हुआ, जो डोज थी वो क्या हुई, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के अंदर ही रह गई, तो उससे क्या होगा, आपको आपकी मेडिकेशन का इफेक्ट नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि इसका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेडिकेशन है वो क्या हो जाती है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के अंदर ही रह जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 30 से 50 ml पानी के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ ट्यूब को क्लीन करते हैं, ठीक है। मेडिकेशन देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि मेडिकेशन देने के बाद हमें क्या करना है, 30 से 60 मिनट मतलब आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक हमें क्या करना है, ट्यूब को ब्लॉक रखना है। ब्लॉक रखने का मतलब ये है कि ताकि स्टमक के कंटेंट या जो भी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो मेडिकेशन थी वो वापस बैक फ्लो ना हो, ट्यूब के अंदर ना आ जाए। ट्यूब के अंदर आ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, ट्यूब को ब्लॉक करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ताकि मेडिकेशन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। 30 से 60 मिनट का टाइम इसलिए लिया गया है ट्यूब को ब्लॉक करने का, ताकि जो मेडिसिन है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इसीलिए जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, मेडिकेशन देने के बाद नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को 30 से 60 मिनट के लिए हमें क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्ट क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है, पिंच करके रखना है, ब्लॉक करना है, क्लैंप करके रख देना है, ठीक है। और जो भी मेडिकेशन हमने एडमिनिस्टर की है उसको ठीक तरीके से हमें क्या करना है, टाइम डेट रिकॉर्ड के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स में उसको नोटिफाई करना है, उसको एंटर करना है, ताकि ये मेडिकेशन से रिलेटेड कोई भी एरर होने के चांसेस है उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सकते। नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही। ये था नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की फीडिंग, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का इंसर्शन, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की फीडिंग, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, वो कॉम्प्लिकेशन हम डिस्कस किए। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू मेडिकेशन नहीं देंगे तो वो कैसे देंगे, तो ये सारा टॉपिक हमने डिस्कस
कर लिया। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और आगे आप कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं या नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।